जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो हुकूमत की तरफ से ये ऐलान है कि वो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज कर चुकी है और इस मुज़ाकरात के पहले मरहले के तौर पे एक कोई ऐसा मुआहिदा हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड टीटीपी जिसकी बुनियाद पे सीज फायर हो गया है और हुकूमत की तरफ से इसका बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कई टेलीविजन इंटरव्यूज में इस बात का इशारा, बल्कि इशारा नहीं ऐलान जो है वो करते रहे हैं कि हम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं। कुछ जो उनमें से अच्छे फैक्शंस हैं, जो गुड टीटीपी वाले हैं, उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हुकूमत के इस ऐलान के बाद बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। सबसे अहम और बुनियादी सवाल कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसको वो शिकस्त दे चुकी है मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए, आखिर उसके साथ रियासत पाकिस्तान को एक कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात करने की नौबत और ज़रूरत क्यों आई। दूसरी चीज़ कि क्या हुकूमत यकतरफा तौर पे अपने तय ये इस किस्म का इकदाम कर सकती है मुज़ाकरात का, या किसी किस्म के मुआहिदे का इनिशिएट कर सकती है जिसके जवाब में सीज फायर हो। क्या पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाना था इससे पहले, क्योंकि अपोजिशन ने यही एतराज़ खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने इस बात पर एतराज़ किया है कि आखिर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात पे पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और यहाँ पर यह भी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने यह सवाल उठाया और उसी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान सामने आया था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहरहाल बहुत से सवालात हैं इस एक अहम तरीन डेवलपमेंट को लेके और इन्हीं सवालात को हम सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला बुनियादी सवाल, जो टीटीपी के साथ हुकूमत ने बाज़ाब्ता बाकायदा मुज़ाकरात के होने का ऐलान कर दिया और कहा है कि जी एक मुआहिदे के तहत सीज फायर भी हो गया है। सबसे बुनियादी सवाल, आखिर हुकूमत पाकिस्तान को टीटीपी के साथ, कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आई? क्या हुकूमत और रियासत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत क्यों पेश आई आखिर? क्योंकि इसी टीटीपी को तो हम मिलिट्री एक्शन के जरिए डिफीट कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसीलिए ही मुज़ाकरात किए जाते हैं कि जब आप डिफीट कर चुके हैं तो आप फिर जंग को कंक्लूड कैसे करें, और उसकी कंक्लूजन के लिए पूरी दुनिया में और पूरी तारीख में जाहिर है कि तमाम जंगें जो हैं उनका अख्ताम मुज़ाकरात के ऊपर होता है और हतमी एक बातचीत के ऊपर होता है। ये जो इस वक्त एक जो थीम है इन मुज़ाकरात की, पहले तो जैसे आपको पता है कि ये दरख्वास्त जो है मुज़ाकरात की, ये जो नई अफगानिस्तान की हुकूमत है या जो तालिबान अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें एक जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को ये जो कलअदम तहरीके तालिबान के लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के आइन को मान के, कानून को मान के आगे चलना चाहते हैं। अब ये देखिए इशू ये है कि ये बरसों पुरानी एक लड़ाई है जो हमने लड़ी है। अब उसमें बच्चे नए आ गए हैं, उसमें खवातीन है, 35,000 के करीब तो बच्चे और औरतें हैं, और इनमें बहुत सारे लोग हैं जो कि आइडियोलॉग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या फिर वो उस जंग में समझते हैं हमारे साथ जाती हुई तो वो उधर जाके मिल गए। अब हमारा ये मुज़ाकरात का मामला ये है कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो रियासत की अमलदारी को तस्लीम करके वापस आना चाहते हैं वो वापस आ जाएं, और जो फिर बाकी बचेंगे फिर उनको देख लेंगे। यहाँ से एक और सवाल क्रिएट होता है कि देखिए हम डिफीट कर चुके, आपने भी माना इस बात को कि हम मिलिट्री एक्शन से, बहुत कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए जिसमें हमने 80,000 से जायद अपने अफवाज के और अवाम की जाने भी जो है वो इस ऑपरेशंस के बाद जो है हमने गंवाई, लेकिन
जो रियासत की अमलदारी को तस्लीम करके आईने पाकिस्तान को रियासत की हाकमियत को तस्लीम करके मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं या धारे में कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनसे मुज़ाकरात की जरूरत ही क्या है? वो हथियार फेंके, शामिल हो जाएं, सरेंडर करें आइन के सामने, रियासत के सामने, जैसे बलोचिस्तान में फरारी जो है वो सरेंडर करते हैं अपने हथियार वगैरह। मुज़ाकरात की जरूरत, ये चीज नुक्ता अभी तक फवाद साहब समझ नहीं आ रहा। नहीं, तो मुज़ाकरात तो बलूचिस्तान में भी हुए ना, वहां पर भी बातचीत के बाद ही जो लोग हैं वो उन्होंने हथियार फेंक के वापस आए। अब ये लोग जो आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि वो हथियार फेंकेंगे और फिर ही शामिल होंगे ना, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है ना उन लोगों के लिए। अगर वो लोग जो है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं, हथियार फेंकना चाहते हैं, तो आपको फ्रेमवर्क ही क्रिएट करेंगे ना, कैसे वो आएंगे। तो वो फ्रेमवर्क करने के लिए जरूरी है। और जिस तरह से अफगानिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि आप वो उनकी गारंटी पे भी वापस आना चाहते हैं, वो अमलदारी भी तस्लीम करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली जो बातें आपने बताई हैं उसी के लिए ही फ्रेमवर्क तैयार करना जरूरी है। ठीक है। तो टीटीपी में बहुत से फैक्शंस हैं, किन फैक्शंस के साथ, किन किन जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है? ये 3 बुनियादी फैक्शंस हैं उनके, और फिर तो तीनों ही सेक्शंस में जो है फैक्शंस जो है उन्होंने सीज फायर का ऐलान जो है वो कर रहे हैं, और तीनों के साथ ही बातचीत जो है वो हुई है। और इसमें एक और भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये लोग पाकिस्तानी, ये लोग ये नहीं है कि कोई अफगानिस्तान के या बाहर के शहरी नहीं है, ये हमारे शहरी हैं। अब इनमें से वो लोग जो कि रियासत की और आइन, देखिए ना, फौज के पास या हुकूमत के पास आइन से बाहर जाके मुज़ाकरात को तो मैंडेट ही नहीं है ना, हम आइन से बाहर तो नहीं जा सकते, कानून से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जब वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो तो हाकमियत को, आइन को, कानून को मानकर ही आएंगे ना। और फिर ये भी है गरीदा कि इनमें से बहुत सारे बड़ी तादाद है लोगों की जो फ्रेंकली जब ये जंग हो रही थी वो तो बच्चे थे या उनकी उम्रें बड़ी छोटी थी। अब दरियाओं के नीचे बहुत सारा पानी इन पुलों के नीचे से गुजर गया है, तो जाहिर है कि आपने मौका देना है लोगों को कि वो इस धारे में दोबारा शामिल हो सकें, और यही हमारी कोशिश होगी। अफगान हुकूमत के किरदार को तो इन मुज़ाकरात में आपने उसकी तस्दीक भी कर दी है। क्या सिराजुद्दीन हक्कानी का भी कोई किरदार है इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करवाने में? जाहिर है वो वज़ीर दाखिला है अफगानिस्तान के, और जो भी अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल होगी उसमें उनका किरदार जाहिर है बड़ा अहम हो। अपोजिशन को बहुत एतराज़ात हैं, सवाल तो वैसे भी बहुत जनरेट एंड क्रिएट होते हैं फवाद साहब, लेकिन खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी सदर और वज़ीर आज़म कौन होते हैं कि जिन्होंने एपीएस के बच्चों को शहीद कर दिया, जिन्होंने हमारी आवाम को शहीद किया, जिन्होंने हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया। और खासतौर पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिन्होंने हमारी सियासी क़यादत को शहीद किया। तो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर आप किस तरह टीटीपी के साथ, कलदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट ही के इस वक्त जो मेजॉरिटी लीडर हैं वो इमरान खान है, और उनका फैसला जो है वो पार्लियामान ही का फैसला है। बिलावल भुट्टो जो है वो जाहिर है कि पार्लियामेंट की तीसरी बड़ी पार्टी के एक लीडर हैं, और उनकी जो ओपिनियन है उसको लिया गया है, उनको भी बताया गया है, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, और उनको ये भी बताया गया है कि जो इंसिडेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इस बातचीत के स्पेक्ट्रम में शामिल नहीं, और इसलिए वो मामला के जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि जो लोग हमारे बच्चों की शहादतों में मुलव्वस हैं वो तो जाहिर है कि हम आइन के तहत, कानून के तहत उन्हें माफ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जिस तरह से जो फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले अर्ज किया है उसी फ्रेमवर्क पे बातचीत जो है वो होनी है। बाकी अगर किसी ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो वो तो जाहिर है उसको तो नहीं रोका जा सकता। तो यानी कि रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने डिटर्मिन कर लिया है कि टीटीपी, कलदम टीटीपी के अंदर से गुड टीटीपी वाले कौन है और बैड टीटीपी वाले कौन है? वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो लोग हमारे साथ वापस आना चाहते हैं, हाँ। जो आइन की हकीमियत को तस्लीम करेंगे, कानून को तस्लीम करेंगे, वो जाहिर है कि बेहतर लोग होंगे। तो फवाद साहब जी आप बात मुकम्मल करें। और जो फिर लड़ना ही चाहते हैं तो फिर उनसे लड़ लेंगे, कोई मसला नहीं, हम तो पहले भी लड़े। अच्छा, और जिस फ्रेमवर्क के तहत इस वक्त कलदम टीटीपी से बातचीत चल रही है, क्या वो आज जो कौमी सलामती कमेटी हुई है उसमें वो फ्रेमवर्क सामने रखा गया है, या जिस मुआहदे के तहत सीज फायर हुआ है वो चीजें सामने रखी गई हैं क्या आज?
یہ چونکہ اجلاس ان کیمرہ تھا تو اس پہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیل. تو کیا پارلیمان میں رکھی جائیں گی یہ فریم ورک پارلیمان کے سامنے، یا جس معاہدے کے تحت سیز فائر ہوا ہے یا آئندہ کن ٹرمز پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی؟ یہ تو بالکل جو حکومت ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمان ہی کے منظوری سے ہوتے ہیں، اور حکومت جو ہے اور کابینہ جو ہے وہ پارلیمان ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کابینہ پارلیمان ہی کو جواب دہ ہوتی ہے. کابینہ ڈیفینیٹلی کابینٹ جو ہے پارلیمان کو جواب دہ ہوتی ہے، لیکن کابینہ آپ کی حکومت پہ مشتمل ہے. وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس تو ہیں، لیکن وہ ایک پارٹی کے جو منتخب اراکین ہیں ان پر مشتمل ہیں. سو دیگر جو پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، جتنے ان کے تحفظات ان کے سوالات تو برقرار رہیں گے پارلیمان کے اندر. جو سوال ہیں جو ان کے جواب دیتے رہتے ہیں، ابھی بھی دیے، اور جو بھی ان کا سوال ہوگا ان کا جواب ان کو دیں. کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی قلعدم ہٹایا جا سکتا ہے ان کو جب مین سٹریم کیا جائے گا یا قومی دھارے میں لایا جائے گا؟ ابھی یہ بڑا قبل از وقت ہوگا کچھ اس قسم کی بات کرنا. لیکن کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جب قبل از وقت ہوگا یہ بات کرنا. کیا کہیں سوچ میں موجود ہے یا گفتگو میں کہیں موجود ہے؟ ابھی تو میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت بات ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے پارلیمنٹ کی، کوئی خاص وجہ اس میں؟ کیونکہ بہت بڑا اجلاس تھا یہ آج کا. پچھلے اجلاس میں بھی نہیں آئے تھے وزیر اعظم صاحب، جو ہے وہ ان اجلاسوں میں انہوں نے دونوں میں شرکت نہیں کی ہے. اور تو یہ مناسب ہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اب اتنے انفلیشن کی 3 میٹنگز تھیں، اور اس کے بعد انویسٹرز کانفرنس ہے، پھر ہر بندے تمام لوگ ایک ہی کام میں لگ گئے، تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑے بڑے معاملات تھے. افغانستان کی صورتحال تھی، پاکستان کی داخلی سلامتی، ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹی ایل پی کا معاملہ اور بہت سے دیگر امور. جی بالکل، یہ بھی ایک بات، ایک موقف یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن وزیر اعظم تو تشریف نہیں لائے. جی وزیر اعظم آج تشریف نہیں لائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب آج کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ذرائع کے مطابق کہ آرمی چیف نے معیشت کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا. کیا آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں؟ ان کیمرہ میٹنگ تھی تو اس کے اوپر تو میں جواب نہیں دے سکتا. کوئی اکانومی پہ بات ہوئی؟ ان کیمرہ میٹنگ تھی. چلیں ٹھیک ہے، نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہم سے بات کر رہے تھے، تفصیل کے ساتھ سوالات کے جواب دے رہے تھے کہ قلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کس فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا امپیکٹ کیا ہو سکے گا. یہاں سے آگے بڑھیں گے اور اب اپنے پروگرام کے ریگولر پینل کی طرف جائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سرکردہ رہنما امجد علی خان نیازی صاحب، ڈپٹی اسپیکر کے فرائض بھی اپنے انجام دیتے رہتے ہیں. مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی سرکردہ رہنما علی پرویز ملک صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما نثار کھوڑو صاحب. علی پرویز صاحب، چونکہ آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت، تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو چیز اس وقت فواد چودھری کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب پارلیمان کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، پارلیمان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، فیصلے کیبنٹ میں ہوتے ہیں، کیبنٹ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے. اور جو آج قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی اشارہ کرتے فواد صاحب کے بہت سے سوالات کے جواب دے دیے گئے. سو قلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو گورنمنٹ نے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اب تو مسلم لیگ نون کو اس پہ کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ، آج آپ نے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، جو وزیر اعظم صاحب کا پارلیمنٹ کو امپورٹنس اور وقت دینے کا معاملہ ہے، میرے خیال سے کیا بہتر ہوتا کہ آپ فواد چودھری صاحب سے لگے ہاتھ یہ بھی پوچھ لیتی کہ وہ آخری دفعہ اسمبلی کے اندر کب تشریف لے کے آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، جب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو ہمیں کس طرح سے بتاتے تھے کہ پارلیمان کا وقار بڑھانے کے لیے وہ ہر بدھ کو اسمبلی کے اندر آئیں گے اور پارلیمنٹ کے ممبرز کے سوالات کے خود ذاتی طور پہ جواب دیں گے. تو کیا بہتر ہوتا آپ ان سے یہ بھی سوال کر لیتی اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان سے یہ بھی پتہ کر لیتی کہ جو ماشاءاللہ لیجسلیشن ہوئی ہے پچھلے 3 سال کے اندر، اس میں انہوں نے ایسی چیزوں کے اوپر جس کے اندر آپ کو
इत्तफाक राय बनानी चाहिए ताकि वो चीजें कंट्रोवर्शियल ना बने। एहतसाब के कवानीन, इलेक्शन के कवानीन, उसके अलावा जो आपके लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो रिफॉर्म्स होते हैं, वजीर आजम साहब तो माशाल्लाह इतना आला ज़र्फ रखते हैं कि ये तो उन चीजों के ऊपर भी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं ले सके। उसके बाद ये टीटीपी का मामला लेके आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वल्लाह आलम, ये तो जब वक्त गुजरेगा उसके साथ यकीनन पता चल जाएगा। मेरी जहां तक ये टीटीपी के मामले के ऊपर गुजारिश है वो सिर्फ इस तरह से है कि ये निहायत ही एक हसास मामला है। इसके अंदर आप जानती हैं कि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमारे 150 से करीब फूल जैसे बच्चे टीटीपी के वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ था उसके अंदर शहीद हुए थे। गुजारिश ये है कि ये इस मामले को आगे किस तरह लेके चलना चाहते हैं, इससे पहले इनको चाहिए था कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें उनके बच्चों के वालिदैन भी शामिल हैं, वो हमारे अफसरान जो शहीद हुए थे वो भी शामिल हैं, इन सब की इकट्ठा करके पहले उनके कंसर्न्स और उनके खदशात सुनते, और जब ये सेंसिटाइज हो जाते इस मामले के ऊपर पूरी तरह, तो फिर इस मामले को आगे लेके पार्लियामेंट के अंदर आते, वहां पे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करते, तो यकीनन इस मामले के अंदर से हम एक बेहतर हल निकाल लेते। पर क्योंकि वजीर आजम साहब और ये हुकूमत एक्ट पहले करती है और सोचती बाद में है, तो अब तो मैं सिर्फ ये उम्मीद रख सकता हूं कि हमें ये एक अच्छे दानिश्वराना अंदाज के अंदर इस मामले को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। पर मेरे पास, क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूं, मेरे पास कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। वो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने आज अटेंड किया है और आपकी बाकी पार्टी के लोगों ने भी आज ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग अटेंड की है, तो जाहिर है वो आप लोगों तक पार्टी ब्रीफिंग पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। बट फवाद चौधरी ने जो हमसे बात करते हुए जो उन्होंने तफसील बताई है वो ये कि जितने भी मुलव्विस थे इस किस्म के वाकयात में या पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठा रखे थे माजी में, जिसमें एपीएस का वाकया, जिसमें अवाम पर हमले, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के शहीद, उनके साथ बात नहीं हो रही, लेकिन क्लैरिटी ज़ाहिर है फिर भी बरकरार नहीं है। निसार खोड़ो साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एतराज उठाया है कि जी जिन्होंने अवाम को शहीद किया, जिन्होंने एपीएस के बच्चों को शहीद किया, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारी सियासी क़यादत को शहीद किया, उनसे बात कैसे हो रही है? तो फवाद साहब कह रहे हैं कि उन लोगों से बात नहीं हो रही, बात उनसे हो रही है जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में मौजूद हैं या रियासत पाकिस्तान की हाकमियत को और आईने पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए हथियार डालने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसको पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी या नहीं? मैं समझता हूँ अगर फवाद चौधरी साहब की बात को ही लिया जाए कि जी फलां अनासर से बात नहीं हो रही है और दूसरे अनासर से बात हो रही है जो हथियार डालने के लिए तैयार हैं, हथियार डाले हैं या नहीं डाले वो तो फवाद चौधरी और इमरान खान जाने, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी है उनको इनवाइट करने की, हमें क्या जरूरत पड़ी है उनसे बात करने की? वो वही रहे ना। अगर वो अफगानिस्तान में है और हुकूमत के ताबे रहना चाहते हैं तो फिर हमें क्या दर्द पड़ा हुआ है कि हम उनके साथ बात करें? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। सर, इस पे गवर्नमेंट का मौकिफ ये है, मैंने यही सवाल किया फवाद साहब से कि नौबत क्या है, जरूरत क्या है आपको मुज़ाकरात करने की? वो कह रहे हैं कि हमने तो डिफीट कर दिया। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल हमने डिफीट कर दिया, लेकिन हर जंग का जो इख्तिताम है वो मुज़ाकरात पे होता है कहीं ना कहीं। तो इतनी आफत क्या आई हुई है जल्दी करने की? इतनी आफत क्या आई हुई है? हमें तो देखना पड़ेगा कि उनका वहाँ बिहेवियर क्या होता है। हमें क्या पता किस अनासर से बात हो रही है और किस अनासर से बात नहीं हो रही है। तो हुकूमत की इस बातों पर क्यों यकीन करें जो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती? अभी भी देख ले, अभी भी देख ले TLP अखबार में फोटो किसका आया था? बीच में खड़े हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर्नल बाजवा, बाजवा साहब के साथ खड़े हैं मुफ्ती मुनीब और साथ में खड़े हैं अकील करीम डेडी। इमरान खान साहब क्यों नहीं थे? इमरान खान के साथ TLP के लीडरों के साथ कैसे मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? फैसला इमरान खान साहब का है या किसी और का है? सर, वो हुकूमत की तरफ से कमेटी बना दी गई थी ना। अली मोहम्मद खान जो वजीर आजम के ही वजीर हैं, उनकी कैबिनेट के वजीर हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे थे ना वजीर आजम की। अच्छा, कर रहे थे वजीर आजम की नुमाइंदगी। मुझे नहीं मालूम था वो मुलाकात कर रहे थे और सब कुछ फैसला जहाँ भी हुआ अपनी जगह पे। मैं नहीं समझता कि हमें, जब आप खुद कह रहे हो कि अफगानिस्तान अभी तक सेंसिटिव मसला है, यदि आप खुद कह रहे हो कि अफगानिस्तान को अभी रिकग्नाइज भी नहीं किया गया, अफगानिस्तान के से फौजें जिसने निकाली
नेटो की फौजें हों, अमेरिकी फौजें हों, उन्होंने तक अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया। अभी तक इशू टंगा हुआ है। इशू टंगे होने से पहले ये सारी चीजें खुद से जो कर रहे हैं, इसका उनको क्या फायदा? खोड़ो साहब, माजरत के साथ खोड़ो साहब, आपकी आवाज भी काफी ड्रॉप हो रही है, समझने में मुश्किल है। आई होप कि आप वीडियो पर आ जाएंगे, तो एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलअदम टीटीपी के साथ टीएलपी कलअदम नहीं रही हुकूमत के मुताबिक, उसके साथ होने वाले मुज़ाकरात, पीडीएम एक दफा फिर हुकूमत को गिराने के दर पे है, क्या इस बार वाकई कामयाब हो सकेगी? बहुत से अहम इश्यूज को हमने डिस्कस करना है, सवालात करना है। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे, हुकूमत के खिलाफ पीडीएम एक बार फिर से फाल हो रही है और उसने अपना एक जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा, 20 को पेशावर, उसके बाद लाहौर और लाड़काना में कुछ जलसे और फिर फाइनली इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। अली परवेज मलिक साहब, क्या इस दफा क्या कुछ नया है? इस दफा क्या मुख्तलिफ है पीडीएम का सड़कों पे आने के लिए, एहतजाज का शेड्यूल देने के लिए? इससे पहले 2 दफा 2 राउंड हम देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा एग्रेसिव किस्म का राउंड, फिर उसके बाद एक छोटा राउंड। इस दफा क्या मुख्तलिफ है और क्या आप लोग किस तरह पुरयकीन है कि इमरान खान को घर भेज देंगे इस दफा? देखें गरीदा, मैं गुजारिश ये करूंगा कि पीडीएम को बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि आप इस नालायक हुकूमत को घर भेज दें, क्योंकि वो आप जानती हैं हमारा मकसद उससे कहीं बड़ा था। हम चाहते थे यहाँ पे आइन की बालादस्ती हो, सारे जो इदारे हैं उनको मुस्तहकम किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनके अंदर ये कल्चर लाया जाए कि वो अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम कर सके। और इसके साथ साथ यकीनन जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान आगे आएंगे तो उनको अवाम की तकलीफ का भी एहसास होगा। हमारा उसके साथ साथ बिल्कुल ये मेंटेन्ड पोजीशन है, जब आप सेलेक्ट होके एक प्रोसेस से आते हैं तो लोगों की जो माशी तकलीफ होती है, जो लोगों को जो आपकी वजह से अजियत पहुंचती है, आपका उसके साथ लेना देना कोई नहीं होता। और आपको उसकी एक झलक उस वक्त भी नजर आई कि वजीर आजम साहब ने 3 साल के बाद आज इकरार किया कि शायद इस मुल्क के अंदर महंगाई है और उसको एड्रेस करने के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट अली साहब, एक मिनट, सॉरी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा जी पीडीएम की जो जद्दोजहद है वो निजाम को बदलने के लिए है, लेकिन इसी दौरान जो कुछ खबरें सामने आई हैं कि कोई एस्टैब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ साहब की कोई खुफिया बातचीत चल रही है, कोई खुफिया डील चल रही है नवाज शरीफ साहब की या शरीफ बरादरान की, शरीफ फैमिली की, क्या इसमें हकीकत है? देखें गरीदा, बात इस तरह से है, अगर हमारे कायदीन ने कोई डील ही करनी होती तो मुझे बताएं जिस तकलीफ के साथ, जिस तकलीफ के थ्रू, जिस अजियत के थ्रू वो गुजरे हैं, तो क्या ये वो मौका है जिसके ऊपर वो करते हैं? या जब उनकी अपनी जाती तकलीफें उनके सामने पड़ी थी उस वक्त तो किसी से बैठ के मामलात को नहीं, इस वक्त बातचीत कोई हो रही है कि नहीं हो रही? अली परवेज साहब देखिए, बिल्कुल जहां तक मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जानता हूं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनकी सियासत के बारे में, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस जद्दोजहद को आगे लेके चल रहे हैं जो आइन की बालादस्ती की है और जिसकी तरफ मैंने आपसे इशारा किया। अगर आपके पास कोई उस किस्म की रिपोर्ट्स हैं तो आप मेरे से कहीं ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगी, क्योंकि आपको पता है मैं तो लाहौर के अंदर यहाँ पे वो इलेक्शन के एक मामले के अंदर फंसा हुआ हूं, तो आप मेरे सामने पेश कर दें, मैं उसके ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। पर जहां तक हमारी पार्टी और हमारी क़यादत का स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि हम इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम पे लेके जाएंगे। अच्छा, और मंतकी अंजाम ये है कि हम इस मुल्क में चाहते हैं कि अवाम के हकीकी नुमाइंदगान की हुकूमत हो, जो अवाम का दर्द रखते हो, जिनको ये एहसास हो कि पिछले 3 साल के अंदर जिस किस्म की माशी तकलीफ एक आम आदमी को आई है उसने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी है। आज लोग मजबूर हैं इस चीज के ऊपर कि वो चूज करें कि उन्होंने अपने वालिदैन की दवाइयां लेनी है या अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है। जब आपको इस किस्म की तकलीफ हो तो ये लाजिम हो जाता है सारी सियासी जमातों के ऊपर कि वो इकट्ठे होके जो नालायक हुक्मरान आज हमारे पे मुसल्लत हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करें। लेकिन मेरा सवाल अली साहब, मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि इस दफा मुख्तलिफ क्या है? मैं आ रहा हूं जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपने पहला राउंड और दूसरे राउंड की बात की गरीदा, क्या बेहतर होता कि हम अपने छोटे छोटे मफादात या छोटे छोटे ओहदों के पीछे इस बड़े मकसद की कुर्बानी ना देते? अगर हमने वो ना की होती तो यकीनन ये जो आज की तकलीफ है जिसके अंदर पेट्रोल जो है माशाल्लाह 150 रुपए को छू रहा है, चीनी जो है 150 रुपए को छू रही है, छोटे छोटे मफादात, ये आप फिर पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं?
देखें मैं किसी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा, सबको अपना गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। अगर हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह पीडीएम की तहरीक को कमजोर किया है तो इसका मतलब यह है कि हमने आज की हुकूमत को तकवीयत दी है, और इसके लिए अवाम की अदालत के अंदर हम जब भी जाएंगे तो हमें अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आज भी अपने किरदार को, आज भी अपने रवैयों को रिव्यू करें, और आज आके इस बड़े मकसद के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है इकट्ठा होके। अगर हम इकट्ठा होंगे तो 1+1 11 बनेगा और 1+1 2 नहीं रह जाएगा, और वही चीज हमें इस वक्त करने की जरूरत है। निसार खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें सामने आ रही हैं, खुर्शीद शाह साहब ने इशारा दे दिया कि अगर कोई फैसला कुन मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ, हुकूमत को गिराने की तरफ, तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम में दोबारा आ सकती है। लेकिन अली परवेज साहब ने नाम आपका नहीं लिया, लेकिन गालिबन इशारा उनका आपकी तरफ ही है, पीपल्स पार्टी की तरफ, कि छोटे छोटे मफादात के लिए पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, पीडीएम को तोड़ दिया गया। निसार खोड़ो साहब, मैं जनाब, पीडीएम को हमने नहीं तोड़ा। छोटे छोटे मफादात पर पीडीएम ने कौम को कुर्बान कर दिया था, हमने पीडीएम छोड़ी नहीं। अलायंसेस में कभी कोई शोकाज नोटिस नहीं आता। पीपुल्स पार्टी तो फिर भी कुछ दिनों के लिए चुप रही थी, एएनपी तो उसी दिन छोड़ के चली गई थी। एएनपी का नाम क्यों नहीं लिया जाता? शोकाज उनको भी भेजा गया था, हमें भी भेजा गया, हमारे लिए फिर बाद में मशहूर किया गया कि जी हमने शोकाज को फाड़ दिया। अलायंसेस में वैसे भी शोकाज नोटिस नहीं होते। और अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो मैंने अखबारें पढ़ी हैं, उन अखबारों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जी मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे दे दिए। हाँ, कराची में होना चाहिए, फला जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जलसे हैं, एहतजाजी जलसे जो पीडीएम ने अनाउंस किए हैं। रैली है या एहतजाजी जलसा है, ये 3-4 जलसे होंगे। उसके बाद उनका प्रोग्राम है कि जी लाहौर से हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। ये कब करेंगे? वो दिसंबर के महीने में जाके करेंगे, नवंबर में भी नहीं करेंगे। ये जब सूरताल वो आएगी तब आपके साथ हम बहस कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ ये मुनासिब समझा है कि अब वो जो जिद थी कि इस्तीफा, मैं समझता हूं उससे जरा थोड़ा सा हट गए हैं दोस्त। जो होना नहीं चाहिए था जिद, हम तो लॉन्ग मार्च को उस दिन भी तैयार थे, हमने तो तैयारी तक भी कर ली थी, और लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। लोगों के दिल टूटे, कौम मायूस हुई। किसी की लॉन्ग मार्च को पोस्टपोनमेंट का ऐलान करना नहीं चाहिए था। चलिए, अब तो निसार खोड़ो साहब आपने समझते कि अब तो पास्ट इज पास्ट, क्योंकि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब नहीं, इट्स नेवर पास्ट। मुलाकात भी अब तो उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, टेलीफोन पे कई गुफ्तगू भी हो चुकी हैं। देखिए, एक सेकंड, हमने टाइम लूज किया ना। हाँ। आज पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, 100-150 रुपए की बात, और 160 रुपए की चीनी, और पना कितनी घी कितने का, और ये कितने का आज हम कर रहे हैं ना। अगर ये 6 महीने में और ज्यादा हम प्रेशर डालते हुकूमत पर, हो सकता है ये सूरत ना आती, हो सकता है कुछ और बदल जाती बातें। पास्ट अपनी कभी भी पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में जवलक को कभी नहीं भूलेंगे हम, मुशर्रफ को कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को उल्टा किया। नहीं, खोड़ो साहब, मेरा सवाल ये था कि अब तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान कई मुलाकातें हो चुकी, कई बातें हो चुकी, बर्फ जो थी वो बहुत दफा पिघल भी चुकी, हो सकती है, बहुत पिघल भी चुकी, बहुत दफा। राब्ते देखें, बात सुने, ये लीडरशिप का फैसला होता है। हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी की पॉलिसीज पे चलने के पाबंद हैं, और हम दिल से चाहते थे, 6 महीने 8 महीना पहले चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन अब दूरियां पड़ गई, एक दूसरे के खिलाफ बोला गया, बेइज्जतियां की गई। उसको ठीक करने की जरूरत है, उस माहौल को ठीक करने की जरूरत है। अगर कोई सीरियस है तो अच्छा, चले, अब तो अगर पीडीएम सीरियस है, अच्छा, अब तो पीडीएम ने खोड़ो साहब, अब तो पीडीएम ने अनाउंस कर दिया ना, अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया, तो इनके जलसों में पीपल्स पार्टी शरीक होगी? भाई, पीडीएम ने अनाउंस कर लिया, या जो लाड़काना में हो रहा है? देखिए, बात सुने, एक सेकंड, पीडीएम ने अनाउंस किया ना, हम भी कर रहे हैं। हमने भी उस दिन सारे मुल्क में एहतजाज किया, वो भी कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? हाँ। फिर मकसद क्या है? हम भी कर रहे हैं जलसे, ठीक है, वो भी जलसे कर रहे हैं। जुबान एक ही होती है जलसों में हुकूमत के खिलाफ,
हुकूमत की लापरवाहियां, हुकूमत की ज्यादतियां उस पर बोलते रहते। लेकिन मैंने उठते हुए पहले कहा था, अपोजिशन ज्वाइंट नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे खुर्शीद शाह साहब का आपने जिक्र कर दिया जी, हम तो डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम तो शिफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हम तो वक्त से पहले चाहते हैं इलेक्शन। हमने उसके लिए रास्ते भी दिए कि भाई नो कॉन्फिडेंस का एक आजमा तो लो। ठीक है। आजमाओगे, प्रेशर पड़ेगा, सुधर जाएंगे हो सकता है कुछ लोग। हमने तो रास्ता भी दिया था। हमने तो कहा था स्टेप बाय स्टेप चलो, पंजाब में करो, फिर मरकज में करो। ठीक, खोड़ साहब, लेकिन ये माजरत के अल्लाह साथ का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सेनेट की इलेक्शन जीतकर हुकूमती उम्मीदवार को हरवा में कामयाब हुए और साबित कर दिया कि वजीर आजम के पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है खोड़ साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ये सारी अब पुरानी बातें हो गई हैं। व्हाट नेक्स्ट? क्या आप पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल हो सकती है, नहीं हो सकती? लेकिन उससे बड़ा सवाल कि क्या पीडीएम वाकई इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकती है, या ये कोई सियासी गीदड़ भपकियां हैं जो कि वक्त आने के साथ साथ खत्म हो जाएंगी? क्या पीडीएम अगर मुत्तहिद हो सकती है, पीपल्स पार्टी शामिल हो जाती है, तो क्या इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकते हैं? मजीद सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ साहब, पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम में शामिल हो सकती है किसी स्टेज पे, अगर फाइनली लेट्स सपोजिटली एज एन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पीडीएम अनाउंस कर देती है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, तो क्या पीपल्स पार्टी शामिल होगी? आई एम सॉरी, आप ऐसे मुझसे इस तरह ना पूछे। हर पार्टी के एक फोरम्स होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, लीडरशिप होती है, डिस्कशंस होती हैं। हमने इस्तीफाओं के लिए भी तो सीईसी की मीटिंग बुलाने के बाद ऐलान किया था ना कि हम इस्तीफाओं के खिलाफ हैं। ठीक है, अभी अगर कोई ऐसा कोई होता है, कदम उठता है, पार्टी ने सोचा है, या पार्टी को किस तरह से अप्रोच किया गया है, उसको देखा जाएगा, उसमें बहस लेकिन आपकी जाती राय क्या होगी? आपकी जाती राय क्या होगी कि अगर पीडीएम अनाउंस कर देती है फैसला कुन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ? मेरी बातों को आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे। मैंने कहा ज्वाइंट अपोजिशन जब तक नहीं होगी काम नहीं बनेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने सुना नहीं? ओके, इंटरेस्टिंग। नहीं, अच्छा कि आपने याद दिलवा दिया है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। अली परवेज मलिक साहब, ज्वाइंट ऑपोजिशन जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या पीडीएम इस दफा संजीदा है, सीरियस है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है? देखें गरीदा, मेरे लिए निसार खोड़ो साहब काबिल एहतराम है, मेरे सीनियर है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि हमें यहाँ पे बैठ के ना तंजिया गुफ्तगू के बजाय अपनी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस को एग्जिबिट करने की जरूरत है। आप मुझे बता दें, क्या हम इतने नाइव हैं कि अगर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जी आज हम जाके यकतरफा बेसिस के ऊपर इस्तीफे दे दें और ये माशाल्लाह असेंबली के अंदर बैठ के ऑपोजिशन का किरदार अदा करें और हमारी सीटों के ऊपर आके बैठ जाएं? क्या अगर ये सिंसेर है इस मकसद के साथ, अगर ये समझते हैं लॉन्ग मार्च को हमें करके उसके बाद क्लाइमेक्स के ऊपर जाके इस्तीफे इस्तेमाल करने चाहिए और इस हुकूमत को डीलेजिटिमाइज करना चाहिए, तो मैं अपनी पार्टी से बगैर पूछे उनके बिहाफ के ऊपर मैं उनके पांव पकड़ूंगा उनको कन्विंस करने के लिए कि जी आप भी अपनी पार्टी के इस्तीफे दे दें, बशर्ते ये कि सारी की सारी ज्वाइंट ऑपोजिशन ये ऑप्शन इकट्ठी इस्तेमाल करे। इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप हमें कहें कि हम इस्तीफे दे दें और आप आराम से ऑपोजिशन और फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। क्या हम ये भूल गए छोटे छोटे के पीछे? सर मैं खामोश हो जाता हूं सर। जी सर, मेहरबानी, आप बोले। नहीं, अली परवेज मलिक साहब का टाइम है तो वो जवाब मुकम्मल कर लें। अली, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि सर देखें, अगर हम सिंसेयर हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए और ये समझते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस है वही रास्ता होना चाहिए जिसके जरिए जाके हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें, तो इनके मुताबिक इनके पास तो सेनेट में बाप पार्टी के वोट मौजूद है ना, इनके पास तो इंटैक्ट है, इन्होंने हुकूमत से जाके वोट नहीं मांगे, तो आए हमारे सेनेट के वोट और यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेट के वोट मिलाते हैं और सिंजरानी साहब को सुबह घर छोड़ के आते हैं, उससे क्यों नहीं आगाज करते? ऐसी जगह के ऊपर हमें बंद गली के अंदर क्यों लेके जाते हैं जहां इनके पास 7-8 वोट है
ہے اور ہم ہمارے ووٹ ان کے ساتھ جوڑ بھی دیں، کاف لیگ کے بغیر ہم نو کانفیڈنس کو کامیاب نہیں کر سکتے، تو آئیں سینٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ کبھی جا کے باپ پارٹی کے پیچھے چھپ جاؤ، کبھی پی ڈی ایم کو کمزور کرو، کبھی ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے بیانات کرو، اس طرح تو غریدہ بات نہیں چلے گی نا۔ ہمیں سنسیئرٹی آف پرپز، کمٹمنٹ ٹو دا کاز ایگزیبٹ کریں گے تو اس معاملے کو منطقی انجام کے اوپر لے کے جائیں گے، ورنہ ٹی وی میں بیٹھ کے آپ یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، عوام کی عدالت میں وہی ہوگا جس طرح خوشاب کے اندر ان کا احتساب ہوا تھا۔ میں تو اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے دعا گو ہوں، میں اس حد تک ان سے اگری کرتا ہوں کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے، پر اس کے لیے ہمیں اپنے بالکل صاف دل کے ساتھ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور سنسیئرٹی آف پرپز کے ساتھ۔ علی پرویز صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، بٹ کھوڑو صاحب کا جواب باقی ہے۔ کھوڑو صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، کھوڑو صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، صرف ایک چھوٹا سا سوال علی پرویز صاحب سے۔ علی پرویز صاحب کیا اس دفعہ واقعی لانگ مارچ کی ڈیٹ آئے گی؟ کوئکلی ذرا جواب دے دیں مجھے، پھر کھوڑو صاحب کا جواب لینا ہے مجھے۔ دیکھیں ہم عوام کا جو غصہ ہے، عوام کی جو یہ پیشنس بالکل سر لانگ مارچ کی ڈیٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ بتا دیں، لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو پی ڈی ایم، دیکھیں غریدہ یہ تو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی نا، پر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اس کو فیزڈ انداز کے اندر آپ کا یہ پریشر بڑھایا جائے گا تاکہ لوگوں کا جو یہ معاشی قتل ہے اس کو روکا جا سکے، اس کے آگے بند باندھا جا سکے، یہ پی ڈی ایم کی بالکل اس کے اوپر مقصد سے کام کرے گی۔ ٹھیک ہے کھوڑو صاحب، جی کھوڑو صاحب دیکھیں اب وہ خامخواہ طیش میں آ گئے، خامخواہ طیش میں آ گئے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا اور انہوں نے بات مان لی بھی لی کہ جب تک جوائنٹ اپوزیشن نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ شاید آگے نہ بڑھ سکیں۔ ٹھیک، یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ استعفے کو ہم نے لاسٹ آپشن کے طور پر رکھا۔ ہم نے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے فینڈلی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن میں بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کہلائیں، نہیں، یہ آپ کو شوق ہو بھلے پورا کر لو۔ آپ بھی تو بیٹھے ہوئے نا، آپ بھی تو نہیں نکلے، ہم پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے شروع میں بنائی تھی یار، پی ڈی ایم بنانے کے لیے کوشش کی تھی سیریسلی، باقاعدہ چارٹر لکھنے میں ہم نے حصہ لیا تھا۔ یہ سب چیزیں جو کٹھی بیٹھ کے لکھی تھی آپ ہم پر قصور ڈال رہے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن کون بنے گا سینٹ میں، باپ کے ساتھ کون نہیں ہے اور کون ہے آج، سب کچھ آپ ایسے دوسروں کے اوپر ڈالتے جائیں گے۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ٹائم تو چلے گا، کل بھی آئے گا پاکستان میں، پرسوں بھی آئے گا، پاکستان تو رہے گا۔ ایسے نااہل حکمران شاید نہ رہیں تو نہ رہیں، اور ایسی ناقبت اندیشی سوچ جو ہے وہ نہیں رہنے چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک تھینک یو، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، علی پرویز ملک صاحب، یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you tomorrow انشاءاللہ، اللہ حافظ۔